नमस्कार, आदाब। मित्रों, ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य के अंतर्गत आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल ये विषय उर्दू भाषा और साहित्य से संबंधित है। मैंने पहले भी आप लोगों से दूसरी प्रस्तुति में इस बात का उल्लेख किया था कि वर्तमान में देश दुनिया के विविध विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत विविध भाषाओं का और उसके साहित्य का परिचयात्मक अध्ययन किया जा रहा है। तो कई एक विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र उर्दू साहित्य का भी होता है और उसमें उर्दू साहित्य का परिचयात्मक अध्ययन किया जाता है। उसी के लिए विषय की प्रस्तुति के क्रम में आज हम आपके सामने जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है उर्दू उपन्यास का उद्भव और विकास। प्रस्तुत है प्राचीन काव्य और गद्य साहित्य के अंतर्गत लिखी गई दास्तानों में अधिकांशतः परियों, देवों, तिलिस्मी महलों, काल्पनिक स्थानों और मानवेतर जीवन और स्थितियों परिस्थितियों के चित्रण की परंपरा थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए आंदोलन ने अपना प्रभाव डाला। लोगों में यह बात आम हो गई कि तरक्की का मार्ग बौद्धिक शक्ति, शोध और ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों से होकर ही गुजरता है। फलस्वरूप रचनाकारों ने काल्पनिक संसार से बाहर निकलकर यथार्थ संसार और यहाँ की जीवन स्थितियों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। संस्कृति और विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए संसार में साहित्य ने जब जीवन के सामाजिक प्रभाव को स्वीकार किया तो इस स्वीकृति की अभिव्यक्ति दास्तान, कहानी या किस्सा बनी जो मनुष्य के अस्तित्व और उसके जीवन और उसकी सामाजिक गतिविधियों पर केंद्रित होती गई। उर्दू की आधुनिक विधाओं में उपन्यास उसका उन्नतिशील रूप है। यद्यपि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पश्चिमी साहित्यिक परिदृश्य में विकसित हो चुकी इस विधा ने भी उर्दू में उपन्यास लेखन को आधार प्रदान किया। उपन्यास को शिल्प की दृष्टि से परिपक्वता यद्यपि प्रेमचंद के उपन्यासों के साथ मिलनी आरंभ होती है, लेकिन 19वीं सदी की छठी दहाई से उर्दू में उपन्यास लेखन का बाकायदा रूप से आरंभ हो चुका था। उर्दू में उपन्यास लेखन के आरंभ में 4 रचनाकारों के संदर्भ दिए जाते हैं। ये 4 नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें सरे फहरिस्त हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, पंडित रतन नाथ शरसार, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा हादी रुस्वा। यद्यपि डिप्टी नज़ीर अहमद ने उपन्यास लेखन के संदर्भ में अंग्रेजी उपन्यास से प्रभाव अवश्य लिया, परंतु उनकी रचनाएं उर्दू उपन्यास के आरंभिक प्रतिमान के रूप में रेखांकित की जा सकती हैं। इन्हें उर्दू के आरंभिक उपन्यासों के रूप में परिगणित किया जा सकता है। मिरातुल उरूस, जिसका प्रकाशन 1869 में हुआ, उनके द्वारा लिखित पहला उपन्यास है और इसे उर्दू का भी पहला उपन्यास माना जाता है। छपने के बाद इसकी बड़ी संख्या में प्रतियां बिकी और इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। सन 1903 में जे.ई. वार्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनके दूसरे उपन्यास बिनतुल नाश में मिरातुल उरूस में शुरू की गई कहानी आगे बढ़ती है। तौबतुल नसूह 1873-74 में लिखी गई, फसानाए मुब्तला 1885 तथा इब्नुल वक्त 1888 में प्रकाशित हुआ। कथावाचन की तकनीक में लिखे गए उनके उपन्यासों में उपदेश और लंबे लंबे भाषण मिलते हैं। मुसलमानों के विशिष्ट तबके के घरेलू जीवन को दिल्ली की ठेठ टकसाली और मुहावरेदार भाषा में प्रस्तुत करने में जो नज़ीर अहमद की रचनाओं में दक्षता दृष्टिगत होती है वो उल्लेखनीय है। उनके अधिकांश उपन्यास चारित्रिक विकास को लक्ष्य बनाकर उपदेश के रूप में हमारे सामने आते हैं।
उनके उपन्यासों के केंद्रीय चरित्र समाज और परिवार की बुराइयों को दूर करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए उनके उपन्यासों को उपन्यास नहीं बल्कि सुधार का कार्यालय के रूप में भी कतिपय विद्वानों ने उल्लेख किया है। उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप भी बहुत सारे लगे, परंतु इसके बावजूद अधिकांश आलोचक उन्हें उर्दू का पहला उपन्यासकार मानते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन का कहना है कि बहुत सारे आलोचक डिप्टी नज़ीर अहमद को उपन्यासकार नहीं मानते, परंतु यह मात्र समय का प्रभाव है। मैं उनकी सामाजिक चिंता तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन्हें उर्दू का पहला और महत्वपूर्ण उपन्यासकार स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर मुजफ्फर अब्बास नज़ीर अहमद के उपन्यासों के संदर्भ में लिखते हैं, मौलवी नज़ीर अहमद का उपन्यास लेखन 1869 में मिरातुल उरूस के लेखन के साथ शुरू हुआ। उनकी कला वस्तुनिष्ठता पर आधारित है, जो व्यक्ति से समाज तक विभिन्न स्तरों पर यात्रा करती है। उनकी आकांक्षा राष्ट्रीय नैतिकता का सुधार और इस तरह के उपन्यासों को सर सैयद के सुधारवादी आंदोलन से जोड़कर देखा जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि उपन्यास मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया। उनके लेखन से उन्हें प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई, परंतु उपन्यास की तकनीकी विशेषताओं के साथ उनके उपन्यासों में पूरी तरह से न्याय होता हुआ दृष्टिगत नहीं होता है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद जिस उपन्यासकार का नाम उल्लेखनीय है वह निश्चित रूप से पंडित रतननाथ सरशार हैं, जो अपने उपन्यासों शायर कोहसार, जामे सरशार, कामिनी और फसानाए आज़ाद के कारण ही उर्दू उपन्यास साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके संदर्भ में प्रसिद्ध आलोचक आले अहमद सुरूर कहते हैं, रतननाथ सरशार ने बहुत सी पुस्तकों की रचना की है, मगर फसानाए आज़ाद ही उनका शाहकार है। इसी उपन्यास के कारण वो उर्दू उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उनकी दूसरी पुस्तकें उसी उपन्यास के कारण ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। सरशार के उपन्यासों का विषय लखनऊ का वातावरण और वहाँ का सामूहिक जीवन है। उनकी रचनाओं में लखनऊ का जीवन प्रत्येक दृष्टि से अपनी संपूर्णता में उपस्थित दिखाई देता है। विशेष रूप से जागीरदारी व्यवस्था और वहाँ के रहन सहन और वहाँ की संस्कृति पर उनकी रचनाओं में भरपूर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने नवाबों और धनिक वर्ग के वैभव और विलासपूर्ण जीवन की विभिन्न स्थितियों को चित्रित करने के साथ साथ उनके आसपास के जीवन का भी जीवंत रूप में चित्रण किया है। उनके चरित्र अत्यंत विशिष्ट हैं और वातावरण के आधार पर स्थितियों परिस्थितियों की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके चरित्रों में रम्माल, सर्राफ, साहूकार, तवायफे, मौलवी, मुजाविर, शायर, कव्वाल और डोमिनियो से लेकर के बैरिस्टर, गार्ड, कमिश्नर और प्रोफेसर तक हर वर्ग के चरित्र उपस्थित हैं। उन्होंने जिस परिवेश का चित्रण किया है उसमें महल है, बाजार हैं, हरम है, कोठे हैं, प्रेमी है, प्रेमिका है, अय्यार हैं, पर्दा नशीन सभ्य समाज की स्त्रियां भी मौजूद हैं। अब्दुल हलीम शरर तीसरे उपन्यासकार हैं जिनको उर्दू के आरंभिक उपन्यासकारों में महत्ता प्राप्त है। उर्दू उपन्यास के क्षेत्र में अब्दुल हलीम शरर ऐसा नाम है जिनके उपन्यासों की संख्या अत्यधिक है। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास मलिकुल अजिया वर्जीना, फिरदौस बरी, ज़वाल बगदाद, हुस्न का डाकू, दरबार हरमपुर और फतह फतूह हैं। शरर का उपन्यास लेखन उद्देश्यपूर्ण था। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया शरर के बारे में लिखते हैं, उनकी रुचि हर तरह के विज्ञान में थी।
उनके उपन्यासों के संदर्भ में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार फिराक गोरखपुरी का कहना है कि वो मिट्टी के पहाड़ ही सही, लेकिन आपको उन्हें ठिठक कर जरूर देखना पड़ेगा। उल्लेखनीय ये भी है कि शरर के उपन्यासों को मिट्टी का पहाड़ के रूप में देखना कदाचित न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। उपन्यास लेखन के आरंभिक युग में शरर के प्रयत्न उल्लेखनीय इसलिए हैं कि शरर उर्दू के पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने उर्दू उपन्यास को विषय वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से आकार देने का प्रयत्न किया है। उनके संदर्भ में प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर कमर रईस ने लिखा है कि शरर उर्दू के पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर उपन्यास कला को समझने और उसे कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और उपन्यास लेखन में विविध शिल्प विधियों को ग्रहण करते हुए उन्हें प्रस्तुत करने की दिशा में जो कार्य किया है वो उल्लेखनीय है। शरर को इस्लामिक इतिहास से अत्यंत लगाव था। इतिहास लेखन का सहारा लेकर के उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों को उपन्यास की विषय वस्तु के रूप में चुना, जिससे उनके दृष्टिकोण का भी पता चलता है। उनका एक उपन्यास फिरदौस बरी साहित्यिक परिपक्वता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी कथा वस्तु की बुनावट दूसरे उपन्यासों से अलग और विशिष्ट है। उसमें किया गया चरित्र चित्रण और वातावरण का प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से अपनी तरफ आकृष्ट करता है। नज़ीर, सरशार और शरर के बाद उर्दू उपन्यास लेखन का एक बेहद विशिष्ट नाम हादी मिर्ज़ा रुसवा का है। उनका उपन्यास उमराव जान अदा उर्दू साहित्य में अपनी विशिष्ट हैसियत रखता है और आज भी उसकी पहचान बनी हुई है। इस उपन्यास में रुसवा ने उपन्यास के शिल्प को एक नया स्वरूप प्रदान किया और उर्दू उपन्यास में आत्मकथा को आधार बनाने की परंपरा का आरंभ किया। उर्दू उपन्यास के परिदृश्य में विषय वस्तु की दृष्टि से भी उमराव जान अदा को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मिर्ज़ा हादी रुसवा ने उपन्यास में लखनऊ के तदयुगीन समाज के कुलीन वर्ग के जीवन और धीरे धीरे परंपराओं में दिखाई देने वाले ह्रास की प्रवृत्तियों का बहुत ही उत्कृष्ट रूप में चित्रण किया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ के साथ ही उर्दू उपन्यास के क्षितिज पर जो नाम दिखाई देता है वो निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद का है। उनका पहला उपन्यास असरारे मुआबिद और कहानियों का पहला संग्रह सोज़े वतन है। प्रेमचंद अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को गहराई से समझते थे और व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए थे। उस समय ग्रामीण जीवन में जमींदारी व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावी हो चुकी थी। अंग्रेजी उपन्यासकारों जॉर्ज इलियट, थेकरे और रूसी उपन्यासकार टॉलस्टॉय और गोर्की की तरह प्रेमचंद ने भी अपने उपन्यासों में विस्तृत फलक पर राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण संदर्भों और स्थितियों तथा अंतर्विरोधों को प्रस्तुत करने के लिए कथात्मक शिल्प से काम लिया है। उपन्यास के शिल्प पर उनके पारंगत होने का उत्कृष्ट उदाहरण उनका उपन्यास गौदान है। इस उपन्यास में आज़ादी से पहले के उत्तरी भारत का सच्चा और हृदय विदारक जीवन चित्रित हुआ है। कदाचित इसकी बराबरी हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य में दिखाई नहीं पड़ती है। गोदान के अतिरिक्त प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों में असरारे मुआबिद, बाज़ारे हुस्न, चौगाने हस्ती, निर्मला, मैदान अमल, पर्दे मिजाज, गबन और गोशे आफियत शामिल हैं, जो उनकी कलात्मक यात्रा में मील के पत्थर के रूप में स्थान रखती हैं। उनके उपन्यासों का मुख्य विषय ग्रामीण जीवन की समस्याएं और सामाजिक समस्याएं दोनों हैं। डॉक्टर मुजफ्फर अब्बास लिखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रकाशन के बाद बौद्धिक दृष्टि से उपन्यास शैली परिपक्वता की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है।
इस काल के उपन्यासों को आमतौर पर कथा साहित्य के पश्चिमी तकनीकी मानक को छूते हुए देखा जा सकता है और यही कारण है कि डॉक्टर हसन फर्राकी जैसे आलोचक ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों का तकनीकी मानक बहुत ऊंचा है। उनकी समझ, चिंता, मान्यता और मानवीय संवेदनाओं के चित्रण ने उन्हें उपन्यास लेखन के उत्कर्ष पर स्थापित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास सितारों का खेल एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें एक प्रेम कहानी चित्रित की गई है जिसमें नियति अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। हिंदी से उर्दू में संक्रमण ने इस उपन्यास की कथा को कमज़ोर कर दिया है और ऐसा लगता है कि इसने जीवन का वो स्पर्श खो दिया है जो इसमें होना चाहिए था। परंतु उपेंद्रनाथ अश्क की औपन्यासिक लेखन के क्षेत्र में सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मोहम्मद अली तैयब का उपन्यास इबरत, जाफ़र और अब्बासिया तथा खिज्र खान बहुत लोकप्रिय हुए। विशेषकर इबरत ने बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल की। उर्दू साहित्य के सभी आलोचकों ने इस उपन्यास को विशेष ध्यान देने योग्य माना है। अली अब्बास हुसैनी इस उपन्यास के बारे में लिखते हैं, अप्राकृतिक प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण पाठ का नायक जॉन है जो उपन्यास की जान है। राशिद अल खैरी के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य इस्लामी विचारों और मूल्यों को लक्षित करना, उजागर करना, लोगों को उनकी परंपराओं के करीब लाना और उनके इतिहास से परिचित कराना रहा है। उनके उपन्यासों में शाहीनो दराज, माह आज़म, आफताब दमिश्क, महबूबा खानम, अरोस करबला, प्रिंसेस ऑफ अंडलास, यास्मीन दरशावर आदि शामिल हैं। इन्हें 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल के उन उपन्यासकार के रूप में रेखांकित किया जा सकता है जिनको प्रेमचंद भी महत्ता प्रदान करते हैं। प्रेमचंद के बाद उर्दू में जो उपन्यासकार सामने आए उनमें सज्जाद हैदर यलदरम, मजनू गोरखपुरी, काजी अब्दुल गफ्फार, अहमद अकबराबादी, न्याज फतेहपुरी, इम्तियाज़ अली ताज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आमतौर पर रोमांटिक आंदोलन या स्वच्छंदतावादी आंदोलन से संपृक्त करके देखा जाता है। रोमांटिसिज्म से प्रभावित साहित्यकारों के यहाँ मानसिक स्वच्छंदता, कल्पना की उड़ान, व्यक्तित्व के प्रधानता, विचारों की स्वतंत्रता, अतीत का पुनर्स्थापन और अतीत के पौराणिक संदर्भों और कल्पना तथा स्वप्न में कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। सौंदर्य की अनुभूति और भ्रमपूर्ण अर्थात बिना किसी जमीन के वास्तविकता से दूर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, स्त्री पुरुष के रोमानी चित्रण एवं वसंत के उल्लेख के अतिरिक्त सुंदर अलंकार और उपमाओं का प्रयोग रोमांटिसिज्म की प्रवृत्ति है। भाषा में अभिव्यक्ति के तत्व के अतिरिक्त उसका परिष्कृत रूप, गीत, छंदबद्धता के आग्रह के कारण वास्तविकता से दूर ऐसे साहित्यकारों का मन काल्पनिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति में अधिक रमा है। सज्जाद हैदर यलदरम के उपन्यासों में जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति और उसके लिए शिल्पगत प्रयोग नहीं, यद्यपि अभिव्यक्ति का सौंदर्य, अभिव्यक्ति में कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग, प्रकृति का चित्रण और सौंदर्य तथा प्रकृति के अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति में बढ़ चढ़ कर के अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। शहाब की सरगुज़श्त, एक शायर का अंजाम के रचनाकार न्याज फतेहपुरी की शैली उल्लेखनीय है। वो अपने उपन्यासों में विश्लेषक की हैसियत से किस्सागोई के शिल्प के सहारे मनुष्य के जज्बात तथा व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित अभिव्यक्ति के द्वारा मानवीय प्रवृत्ति की आंतरिक वृत्तियों की खोजबीन में लगे दिखाई देते हैं। वो अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता और काव्यात्मक कल्पनाओं के विविध रंगों से
अपने पाठक को आकर्षित करते हुए अचंभित कर देते हैं। मजनू गोरखपुरी के उपन्यासों की आंतरिक प्रवृत्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उनके यहाँ उपन्यास में प्लॉट तो उपस्थित होता है, लेकिन उनका चरित्र चित्रण अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देता है। वस्तुतः चरित्र अपने कार्य और क्रिया के आधार पर स्वरूप ग्रहण करते हैं, परंतु मजनू गोरखपुरी के चरित्र अपनी कल्पनाओं में डूबे हुए सपनों की दुनिया में विचरण करते हुए प्रतीत होते हैं। उनके किरदारों में वास्तविकता का अभाव होता है और वह काल्पनिक संसार के चरित्र प्रतीत होते हैं। उनको वास्तविक जीवन में तलाशना या उनके जैसे चरित्र को देख पाना प्रायः संभव नहीं होता है। काजी अब्दुल गफ्फार ने उर्दू उपन्यास लेखन में व्यक्ति, समाज, जीवन और शिल्प प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग किए हैं। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास विधा का चयन किया, परंतु इसके लिए उन्होंने पत्र और डायरी शैली को अपनाया। लैला के खुतूत और मजनू की डायरी उनके प्रसिद्ध उपन्यास। अलीगढ़ तहरीक के बाद और स्वच्छंदवादी आंदोलन के निकट जो आंदोलन सबसे ज़्यादा लोगों के अर्थात साहित्यिक परिदृश्य के सामने आया, वह तरक्की पसंद तहरीक या प्रगतिशील आंदोलन था, जिसने बहुत कम समय में न केवल उर्दू बल्कि भारत की अन्य भाषाओं पर भी अपना असर डाला और लेखकों को प्रभावित भी किया। प्रगतिशील आंदोलन के लक्ष्य के रूप में सामाजिक वैभिन्न के विरोध में बराबरी का समर्थन और किसी भी स्तर पर होने वाले शोषण और अत्याचार का प्रतिरोध था। ऐसे समय में जब उर्दू अदब में कहानी केवल कहानी के रूप में ही प्रभावी थी और उपन्यासों में रोमांटिसिज्म का प्रभाव नुमायां था, शायरी में गुलो बुलबुल के गीत गाए जा रहे थे और आलोचना केवल प्रभाववादी दृष्टिकोण तक ही सीमित थी, प्रगतिशील आंदोलन के द्वारा साहित्यिक परिदृश्य में अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन दृष्टिगत होता है। लेखकों और कवियों ने जीवन की जद्दोजहद और तलखियों के यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करना आरंभ किया। उन्होंने रूढ़िवाद, व्यक्ति पूजा और पतनशील परंपराओं के साथ साथ प्रत्येक प्रकार के शोषण और अत्याचार के विरोध में स्वर बुलंद किया। प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित रचनाकारों ने उस मानवीयता अर्थात इंसानियत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया जिसकी जड़ें प्रेमचंद के आखिरी अथवा अंतिम समय की कहानियों और उपन्यासों में दिखाई देती है। तरक्की पसंद अर्थात प्रगतिशील आंदोलन के अगुआ सज्जाद ज़हीर ने लंदन की एक रात में बौद्धिक और सामाजिक संदर्भों को रेखांकित करते हुए सहज और यथार्थ जीवनानुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम शिल्प का प्रयोग किया है। उन्हें उर्दू उपन्यास लेखन के क्षेत्र में बौद्धिक रूप से उपन्यास को यथार्थ से जोड़ते हुए जीवन की तल्ख सच्चाइयों को अभिव्यक्ति प्रदान करने की परंपरा को स्थापित करने वाले उपन्यासकार के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। कृष्णचंद्र एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके उपन्यासों का वैशिष्ट्य उनके वातावरण अथवा परिवेश के चित्रण और प्रकृति के यथार्थ सौंदर्य की अभिव्यक्ति में निहित है। अभिव्यक्ति की सहज शैली पर आधारित उनकी रचनाओं के प्रकाश में यह कहना अनुचित न होगा कि वह वैचारिक रूप से प्रगतिशील लेखक थे, परंतु अभिव्यक्ति के शिल्प की दृष्टि से अपने समय के बहुपठित रचनाकारों में परिगणित किए जाते हैं। प्रभावशाली रूप से अलंकारों और उपमाओं से भरी हुई, पाठकों को सहज आकर्षित करने वाली उनकी भाषा के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वच्छंदतावादी साहित्यकारों के अधिक निकट पहुंच गए। शिल्प के आधार पर उनका व्यंग्यात्मक उपन्यास एक गधे की सरगुजश्त अर्थात आत्मकथा अपनी विशिष्ट भावभूमि के कारण उल्लेखनीय है और चर्चित भी। इसमें हास्य प्रमुख शक्ति बन गया है। उनके इस उपन्यास में एक गधे को मानवीय शक्ति और भाषा की क्षमताओं से संपृक्त किया गया है।
कृष्णचंद्र ने प्रगतिशील आंदोलन की सैद्धांतिकी को आधार बनाकर भी उपन्यास लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में शिकस्त, जब खेत जागे और तूफान की कलियां शामिल हैं। कृष्णचंद्र का उपन्यास जब खेत जागे किसानों के राजनीतिक संघर्ष को दर्शाता है, जो समाज के घावों को बहुत गहराई से रेखांकित करता है। कृष्णचंद्र ने उर्दू साहित्य को कुछ लोकप्रिय उपन्यास दिए, इसलिए वो वर्तमान में भी उर्दू के एक बहुपठित रचनाकार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। अजीज अहमद ने उर्दू उपन्यास को नई सोच, आशाओं और संभावनाओं से जोड़ते हुए विशिष्ट प्रकार के उपन्यासों के साथ साहित्यिक परिदृश्य में पदार्पण किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में पत्राचार, डायरी, यात्रा, संस्मरण इत्यादि शिल्प को शैली का रूप दिया। मनोवैज्ञानिक संदर्भों में जिस निरपेक्षता और गहरी समझ और सूझबूझ के साथ उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है, उसकी मिसाल उनके समय और बाद के रचनाकारों में प्रायः दृष्टिगत नहीं होती है। गुरेज, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आग उपन्यास में भी उन्होंने शिल्पगत प्रयोग किए हैं। इसी काल में सृजित फजल अहमद करीम का उपन्यास खून जिगर होने तक सामाजिक यथार्थ को बेबाकी से सामने लाता है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 1945 का बंगाल है। फादली ने इस उपन्यास के विवरण वास्तविक जीवन से खोजे हैं और उन्हें इस तरह से एक साथ रखा है कि एक प्रभावी और सार्थक उपन्यास तैयार हो गया है। प्रगतिशील रचनाकारों में इस्मत चुगताई का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस्मत चुगताई ने अपने उपन्यास टेढ़ी लकीर में आत्मकथा की तकनीकी को प्रयुक्त करके रचना की है, जबकि उनके केंद्रीय चरित्र सिमन की प्रस्तुति में वैयक्तिक और निजी अनुभूतियों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। टेढ़ी लकीर के अतिरिक्त मासूमा और दिल की दुनिया को उनकी अन्य प्रमुख औपन्यासिक रचनाओं के रूप में देखा जा सकता है। तीनों ही उपन्यासों में स्त्री और उसके भीतर की क्रांति और विरोध की लहरों को केंद्रीय हैसियत हासिल है। राजेंद्र सिंह बेदी ऐसे उपन्यासकार हैं जिनको की कहानी कहने की कला पर एक अधिकार है। एक चादर मैली सी उपन्यास में महिलाओं के सकारात्मक और नकारात्मक रूप को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। बेदी ने मनुष्य पर पर्यावरण और समाज की मजबूत पकड़ से मुक्ति का झंडा उठाया है। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान उनके संबंध में लिखते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी की कथा और उपन्यास एक चादर मैली सी में वर्णन की शैली एक खुरदुरी और असमान लगती है। यद्यपि करीब से देखने पर ऐसा पता चलता है कि ये है नहीं। यह कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात भी हो सकती है कि उनका खुरदुरापन ही सुंदरता बन जाता है। पूछा जा सकता है क्यों? तो इसका उत्तर ये है कि बेदी एक ऐसे कथाकार और उपन्यासकार थे जिन्होंने एक एक वाक्य पर बहुत मेहनत की है और एक एक वाक्य को एकीकृत करने का प्रयास किया है। उनका यह एकमात्र उपन्यास है जो यथार्थ अभिव्यक्ति, कलात्मक परिपक्वता, चिंतन की गहराई, अनुभूति की ताजगी और विशिष्ट विषय वस्तु के कारण उर्दू उपन्यास में अपनी विशिष्ट हैसियत रखता है। राजेंद्र सिंह बेदी की तकनीकी में सबसे महत्वपूर्ण उनके चरित्रों की भाषा है, जो कि बिल्कुल यथार्थ के निकट और परिवेश को पूर्णतया प्रस्तुत करने में सक्षम दिखाई देती है। उनके चरित्रों का मनोविज्ञान और उनकी इच्छाओं और भावनाओं का उन्हें पूरा ज्ञान है। शौकत सिद्दीकी का उपन्यास खुदा की बस्ती में समाज के उस रूप को चित्रित किया गया है जो कि स्वार्थ पर आधारित संवेदनहीन होता प्रतीत होता है। शौकत सिद्दीकी का उपन्यास खुदा की बस्ती गरीबी और लालच को सामाजिक अपराध के कारक के रूप में दर्शाता है। उनका लक्ष्य 1947 के बाद कराची के सामाजिक जीवन की अराजकता को सामने लाना था। उनको सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले आधुनिक
प्रभावों की अभिव्यक्ति में महारत हासिल है। जबरदस्त निरीक्षण शक्ति, समाज की समझ, मानसिकता की परख और मनोवृत्ति के ज्ञान के आधार पर चरित्र चित्रण भी भरपूर हुआ है और चरित्र चित्रण की उनकी क्षमताओं के कारण उनको उपन्यास के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। काजी अब्दुल सत्तार ने अपने उपन्यासों में ऐतिहासिकता, कहानी कहने की कला और भाषा के सौंदर्य का प्रयोग किया है। ऐतिहासिक घटना के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए वो कल्पना का भी प्रयोग करने में गुरेज नहीं करते हैं। वो अपने शिल्प और शैली की उत्कृष्टता से पाठक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। शिकस्त की आवाज़, शब गजीदा, रात का डसा, बादल, मज्जू भैया, गुबार शब, सलाउद्दीन अय्यूबी, दारा शिकोह, गालिब, हज़रत जान, खालिद इब्न वलीद, ताजम सुल्तान, आने अय्याम तथा पीतल का घंटा उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। खतीजा मस्तूर का मुख्य विषय पाकिस्तान की सामंती व्यवस्था, राजनीति की तबाही और शरणार्थियों की स्थिति है। उनके उपन्यास आंगन की कहानी को दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है, अतीत और वर्तमान। अतीत की अभिव्यक्ति में उन्होंने पूर्वदीप्ति तकनीक से काम लिया है। कहानी में मनोवैज्ञानिक धरातल पर चरित्रों का अंकन और उसका प्रस्तुतिकरण उनके उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका दूसरा उपन्यास ज़मीन भी उल्लेखनीय है। खतीजा मस्तूर ने अपने उपन्यासों की एक एक पंक्ति को खून और जिगर से रचा है। हयातुल्लाह अंसारी का मुख्य विषय पलायन, आज़ादी के बाद के दंगे, किसानों का शोषण और सांस्कृतिक संघर्ष है। लहू के फूल उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। जीलानी बानो का प्रसिद्ध उपन्यास ऐवान गज़ल है। इसमें हैदराबाद की संस्कृति, भाषा और वहाँ की जीवन शैली में रची बसी चारित्रिक विविधता को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रभावशाली भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। इसमें गज़ल का प्रयोग हैदराबाद की परंपरा और संस्कृति के प्रतीक के रूप में किया गया है। उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास बारिश ए संग है। पश्चिम में 19वीं सदी में ज्ञान के आधुनिक रूप अथवा ज्ञान के विस्तृत और नए नए क्षेत्र के साथ विज्ञान की उन्नति के कारण अनुभूति और चिंता की एक नई लहर नुमाया हुई, जिसको बौद्धिक विचार चिंतन की दृष्टि से याद किया जाता है और आधुनिकता की रुझान के नाम से भी पहचाना जाता है। उसने प्रगतिशील आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप और नारेबाजी तथा सामूहिकता को दरकिनार करते हुए व्यक्ति के जीवन और उसके आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक चरित्र को अभिव्यक्ति प्रदान करने पर बल दिया और पश्चिम के प्रभाव में आकर वहाँ जन्म लेने वाली नई साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रयोग अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति में आरंभ कर दिया। इस प्रवृत्ति के पोषक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार कुर्रतुल ऐन हैदर ने उर्दू कथा साहित्य की परंपरा से विरोध करते हुए अभिव्यक्ति की नई राह तलाश की। आग का दरिया उनका कालजयी उपन्यास है। उसमें पहली बार मनोविज्ञान पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया गया है। चरित्रों का स्वयं का कथन हो या वातावरण का चित्रण, यादों में घुली हुई मानसिकता का प्रभाव हो या उससे मुक्ति, बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के आधार पर कहानी का प्रस्तुतिकरण हो या इंसानी फितरत की अनुभूति की अभिव्यक्ति। मनोविज्ञान के सभी तत्व अपनी विशेषताओं और ऊंचाइयों के साथ आग का दरिया में मौजूद हैं। मेरे भी सनम खाने, सफ़ीनाए गमे दिल, कारे जहां दराज है, आखिरी सबके हम सफ़र, गर्दिशे रंगे चमन और चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर के दूसरे उपन्यास हैं। मुमताज़ मुफ्ती आधुनिकता की प्रवृत्ति के विकास के पहले से ही उपन्यास लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनके उपन्यासों में मनुष्य के आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति और मनोविज्ञान के विवेचन विश्लेषण पर बल दिया गया है।
अलीपुर कायली उपन्यास के ताने बाने में उनके अपने जीवन का अभाव, असफलता, स्वप्न और उसकी टूटन सबका समायोजन दिखाई देता है। मुमताज़ मुफ्ती की शैली में सादगी, स्पष्टता और विश्वास तीनों ही प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जमीला हाशमी ने सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की परंपराओं के विपरीत ऐसे चरित्रों का सृजन किया है जो अपनी सामाजिक हैसियत के साथ साथ अपनी विशिष्ट पहचान भी रखते हैं। इसी के साथ साथ अपनी शैली और शिल्प के कारण भी वो कुर्रतुल ऐन हैदर की परंपरा से जुड़ती हुई प्रतीत हुई है। उनके उपन्यासों में आतिशे रुफ्ता और तलाश बहरान प्रमुख हैं। उपन्यासकारों के इस क्रम में इंतज़ार हुसैन का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुर्रतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन में समानता ये है कि दोनों ही विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति में व्याप्त सामासिकता के बिखरने पर दुख व्यक्त करते हैं। इंतज़ार हुसैन की कहानी और उनके उपन्यासों में अतीत की यादों से जुड़ाव इतना गहरा है कि भविष्य की संकल्पना का वो यथोचित रूप से अभिव्यक्ति के धरातल पर प्रस्तुतिकरण करने में अक्षम प्रतीत होते हैं। उनके उपन्यासों की महत्वपूर्ण विशेषता उनकी भाषा का प्रवाह और उनका टकसाली भाषाई स्वरूप बेहद अहम है। उनके द्वारा वो अपने चरित्रों के सांस्कृतिक जीवन और व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। वो दास्तानों के बयान के शिल्प और शैली का प्रयोग करते हैं जो कि उनकी शैली के आधार के रूप में रेखांकित की जा सकती। उनके उपन्यासों में चांद गहन, बस्ती, आगे समंदर है और तस्करा प्रमुख हैं। अब्दुल्ला हुसैन के उपन्यास उदास नस्लें में स्वतंत्रता पूर्व का भारत जीता जागता और सांस लेता हुआ दिखाई। यद्यपि उपन्यास में चरित्र चित्रण उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, परंतु भारतीय समाज की सामूहिकता, सामाजिक आंदोलन, खेतों, खलिहानों और बदलते हुए मौसमों का चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। खुशियों का बाग तथा जन्म रूप के रचनाकार अनवर सज्जाद के अफसानों की तरह उनके उपन्यास छोटे हैं, उन्हें हम उपन्यासिकाएं कह सकते हैं। उसमें मनोवैज्ञानिक और सांकेतिकता से संचालित प्रवृत्ति का प्राबल्य है। एक बूंद लहू, पारे पारे और ख्वाबगाह तथा नदीद उपन्यास के रचनाकार जोगिंदर पाल ने भी मनोविज्ञान को आधार बना करके उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यासों की विशेषता ये है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक यथार्थ की अभिव्यक्ति पर आधारित शिल्प का प्रयोग किया है। पैगाम आफाकी का उपन्यास मकान जनजीवन के प्रति कलाकार के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति पर आधारित है। उपन्यास का दार्शनिक धरातल पर किया गया सृजन कलात्मक शिल्प और शैली के आधार पर एक विशिष्ट रचना है। इस उपन्यास का उल्लेख परिवेश में मानवीय जीवन की जटिल संरचना की अभिव्यक्ति पर आधारित उपन्यास के रूप में भी हो सकता है। इसे मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास भी माना जा सकता है। उपन्यास वर्तमान की जटिल सांस्कृतिक संरचना को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए शिल्प के धरातल पर भी एक पेचीदा रचना के रूप में देखा जा सकता है। गज़नफ़र एक ऐसे रचनाकार हैं जो कहानी, उपन्यास, काव्य प्रत्येक विधा में प्रयोग करते हुए नहीं थकते। उनके उपन्यास बल्कि उपन्यासिकाएं पानी, केंचली और कहानी अंकल प्रकाशित हो चुके हैं। अभी शीघ्र ही विद्यावानी भी प्रकाशित हुआ है। विश्व मंथन भी मनोवैज्ञानिक धरातल पर काव्यात्मक रूप में सृजित किया गया है। अब्दुस समद ने अपनी प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना दो गज जमीन में यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया है। उनके एक और उपन्यास महात्मा ने भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। बानो कुसिया के उपन्यास राजा गिद्ध में एक ही कहानी को मनुष्य और जंगली जानवर के चरित्र पर आरोपित करते हुए बहुत ही कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इलियास अहमद गद्दी का फायर एरिया अपने समय का एक ऐसा महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें श्रमिक वर्ग के नेतृत्व की अभिव्यक्ति हुई है। इकबाल मजीद की उपन्यासिका नमक कलात्मक दृष्टि से उपन्यास लेखन की परंपरा में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट स्थान रखता है, जिसमें परिवर्तित होते हुए सांस्कृतिक जीवन को विषय के रूप में ग्रहण किया गया है। मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने नीलाम घर और बयान लिखा है, फ़हीम आज़मी ने जन्म कुंडली, अनवर खान ने फूल जैसे लोग, इशरत ज़फ़र ने आखिरी दरवेश, शफ़क़ ने कांच के बाजीगर, मज़ारुज़्ज़मा खान ने आखिरी दास्तान गो, हुसैनुल हक ने बोलो मत चुप रहो तथा फ़रात और सैमुअल अहमद ने नदी लिखा है। ये सभी उपन्यास रचनाकारों पर समय के पड़ने वाले प्रभाव को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और उनमें न केवल विषय का वैविध्य दृष्टिगत होता है अपितु उसमें प्रयोगधर्मिता भी दिखाई देती है। प्रयोगधर्मिता शिल्प और शैली के धरातल पर भी दृष्टिगत होती है। हुसैनुल हक का उपन्यास फ़रात पूर्वदीप्ति तकनीक पर आधारित है। उर्दू उपन्यास व्यक्ति और समाज की तीव्र गति से होने वाली उन्नति और विकास तथा परिवर्तन के साथ बदलता और परिपक्व होता जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य के उर्दू उपन्यासों में चरित्रांकन का पहलू या पक्ष अपेक्षाकृत कमज़ोर दिखाई देता है। कदाचित इसका कारण ये है कि ये उपन्यास वर्तमान परिदृश्य का चित्रांकन तो करते हैं परंतु अभिव्यक्ति के आधार पर न करके सामूहिक जीवन को विषय के रूप में ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि इन उपन्यासों में उमराव जान, होरी रानू जैसे चरित्र दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि उर्दू उपन्यास लेखन की वर्तमान स्थिति आशाजनक है और आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में उत्कृष्ट श्रेणी के उपन्यास का सृजन होता रहेगा। धन्यवाद मित्रों। इस प्रस्तुति के बाद अंत में मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी दीजिए और मेरा ये भी निवेदन है कि पटल के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए।